हे गाइस, आई वाज द फाइनल बॉस मानवा की इस न्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे जो मीनू चा है यानी कि बापा अम्बेट वो नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है। वो समुद्र देखने जा रहा है, नई नई डेलिकेसी यानी कि फूड को खा रहा है। लेकिन सब चीजों के बीच में उसे एज अ हंटर भी काफी सारी चीजें नई सीखने को मिल रही है। और यहीं पे एक लफड़ा भी हुआ था उसे कोड नेम को लेकर, जहाँ पहली बार रेवन के यंगर ब्रदर को भी देखा यानी कि ग्रिफिन को, और चीजें लीड करते हुए एक फ्रेंडली मैच पर आ गई जहाँ पे वो हारा था एक खतरनाक किक के साथ और जा गिरा था एक स्विमिंग पूल में। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले आप नीचे वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आई बटन को दबाना ना भूले और वीडियो में आगे बने रहें। स्टोरी के स्टार्ट में ही हम देखते हैं बाप अम्बेट को पानी में डूबते हुए, जहाँ पे बिल्कुल सांस नहीं ले पा रहा था एंड इसलिए स्विम करना तो बिल्कुल नहीं आता। और इसीलिए हम एक नए हंटर को देखते जो उसे बचाने के लिए आई थी, लेकिन इससे पहले वो इसकी बॉडी को पकड़ पाती। यहाँ पे बाप अम्बेट इसे पकड़ लेता है, कहने की कोशिश करते हुए कि वो सांस नहीं ले पा रहा। ये कुछ ऐसे सीन था जहाँ पे डूबता हुआ अपने साथ 4 लोगों को और डुबा लेता है। कुछ वैसे सिमिलर चीज भी हुआ था यहाँ पर। वही स्विमिंग पूल के बाहर जो लोग खड़े थे वो सोच रहे थे कि लड़की इतने देर पहले ही नीचे गई थी पानी में उसे बचाने के लिए, यानी कि जो पानी में डूब रहा है, लेकिन ये भी अभी तक ऊपर नहीं आई है। और ये लोग नोटिस करते कि पानी के ऊपर उस लड़के के कुछ बाल भी तैरते हुए आ जाते हैं, जो देखकर लोग समझ जाते कि पानी के अंदर कुछ तो हुआ है और इसीलिए सभी डर के हेल्प हेल्प चिल्लाने लगते हैं। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है एक कमजोर से मॉन्स्टर का, जो कि नंबर 18 था, जिसको की ऑर्डर मिलता है कि उसे काम पर लग जाना चाहिए। और इस वजह से एक दूसरा मॉन्स्टर ही ऑर्डर कर रहा था, जहाँ पे नंबर 18 पूछता है कि मेरा हमें क्या काम करना है। और ये दूसरा मॉन्स्टर उसे बताता है कि उनका काम है ह्यूमंस के द्वारा हंट होना। जहाँ एक हंटर ये बात पूरी करने से पहले ही उस मॉन्स्टर यानी कि नंबर 18 को मार देता है। और ऐसा होते के साथ ही हम यहाँ मीनू के आगे खुलते हुए देखते हैं, जो कि अपना सर पकड़ रखा था। सोचा था कि जब से मैं इंसान बनाऊं मुझे ड्रीम कहने वाली चीजें बार बार क्यों आ रही है भला। लेकिन अगर वो और कुछ सोचता है इसके आगे, उसकी नजर पास में पड़े एक और बॉडी पर जाती है, जो कि उसी लड़की की थी जो कि उसे बचाने के लिए आई थी, और वो एक फॉरेनर है। और इसी बीच बाप अम्बेट को काफी कर्कश आवाज सुनाई देती है, यानी कि कान फाड़ देने वाली, जो कि उसे धमकाती है कि अपनी आंखें वहां से दूर हटा ले, इससे पहले कि तुम्हारी आंखें निकाल ली जाए नोच कर। जब बाप अम्बेट भी थोड़ा सा शक पका जाता है इस तरह की बात को एकदम से सुन के, चाहो जब मुंह उठा के आसपास देखते हैं तो चारों तरफ वुमन से घिरा हुआ था। जिस टाइम तक मिस्टर माँ उसके असिस्टेंट भी यहाँ भागते आ जाते हैं और इन सभी से माफी मांगते हुए कहते हैं कि हमारी तरफ से थोड़ी सी गलती हुई और इसके वजह से आप लोगों को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी। और हमें पता लगता है कि जिस पर्सन ने अभी अभी बाप अम्बेट को धमकी दी थी वो प्रेसिडेंट है आर गिल्ड की, जिसका नाम है हंटर एचिडाना। जब समझ पाते हैं कि मिस्टर माँ और ये हंटर एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और वहीं पे अभी हंटर यानी कि हंटर एचिडेना उन बालों को मंगवाती है जो कि टूट गए थे इस पूरे इंसिडेंट के बीच में। और अब एचिडेना अपनी बात शुरू करती है, वो कहती है कि हम यहाँ पे पूल पार्टी कर रहे थे और ये पर्सन यानी कि मीनू चा यहाँ बीच में आके क्रैश कर गया और इसने हमारी सारी पार्टी खराब कर दी। और यह एचिडेना को पता था कि पास में ओरिएंटेशन हो रहा है नए हंटर्स की, और मोस्ट प्रोबेबली ये बंदा भी एक नया हंटर ही होगा। और ट्रेनिंग सेशन की किसी कांड के चक्कर में बंदा यहाँ आगे गिरा। और यहाँ पर मिस्टर माइंड बातों सुन के उनसे माफी मांगते दोबारा से कहते हैं कि हमें ध्यान रखना चाहिए था, मैं काफी ज्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ। लेकिन एचिडेना इस चीज को इग्नोर कर देती है और वो वही ब्लॉन्ड बाल दिखाकर कहती है तुम्हें पता है क्या चीज है। जब मिस्टर माइंड थोड़ा सा कंफ्यूज जाता है कहते हैं ये बाल है ना, लेकिन एचिडेना उसे समझाती है ये सिर्फ एक बाल का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये कॉस्ट है उस चीज की जो कि ऐसी किसी के द्वारा चुकाई नहीं जा सकती। सुबह सुबह उठकर लगातार बुक करके सर्विस को एक्सपेंसिव ब्यूटी सैलून के अंदर जाकर वहाँ पे लगातार काफी दिनों तक जब केयर की जाती है, तब जाके ये बाल ऐसे बन पाते हैं। जब इन्हें मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिक फूड खाना पड़ता है जो काफी एक्सपेंसिव आता है, जिन्हें उगाने के लिए खास तरीके से प्रोड्यूसर्स को पैसा दिया जाता है ताकि वो काफी केयर के साथ ये ऑर्गेनिक फूड बना सके, जिनको खा के इन बालों को मेंटेन किया जा सके जो इतने सुंदर दिखते हैं। और इतना नहीं, एचिडेना ये भी कहती है कि उस लेजी लड़की को इतना अपने आप को सुंदर बनाए रखने के लिए जो मेहनत मेरे को करनी पड़ती है और टाइम खराब करना पड़ता है वो सभी काफी एक्सपेंसिव है। यहाँ तक कि अपने आर्गुमेंट को और वजन देने के लिए वो अपने आंखों के नीचे के डार्क सर्कल को भी दिखाती है। और अब आप समझ पा रहे होंगे कि एचिडेना ये सारी बातें क्यों कह रही थी। वो जो ब्लॉन्ड लड़की थी वो बेसिकली इनके गिल्ड का मेन फेस है, ब्यूटी है, और इसीलिए उसके बाल इस तरह से टूटना और उसकी हालत उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसके पीछे इनका काफी खर्चा आता है। और मिस्टर मा
जो कि सारी बातें सुन के और भी ज्यादा शेम फील कर रहे थे। कहते हैं अगर हम कुछ भी कर सके तो हम जरूर करने की कोशिश करेंगे इसकी भरपाई के लिए। जहाँ पे हंटर एचिडना कहती है कि इसके लिए आपको नहीं बल्कि इस लड़के को कीमत चुकानी होगी। चाओ कहती है कि हर एक बाल के टुकड़े के लिए इसे 1 मिलियन देना होगा और क्योंकि इसने टोटल 116 बाल तोड़े हैं तो इस केस में इसको टोटल भरपाई 116 मिलियन की करनी होगी। जहाँ एक तरफ ये सारी चल रही थी और यहाँ पे बाबूमेट वापस से फंस चुका है कर्जे में। वहीं मिस्टर मा सोच रहे थे कि इस बंदे के कितने बुरे कर्म रहे होंगे पिछले जन्म में जो ये हमेशा गलत ही चीज में फंसता है। और इतना नहीं, हमें ये भी पता लगता है मिस्टर मा के सोचने से कि कैसे जो हंटर एचिडना है वो काफी ज्यादा पैसों को लेकर पॉजिटिव है, यानी कि वो 1 भी रुपया छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। यहाँ तक कि बाबूमेट को इतना ज्यादा सरप्राइज हुआ था बात सुन के, यानी कि 116 मिलियन के अमाउंट को सुनकर कि वो कहता है कि आखिर ह्यूमन ये आखिर इतने भी इम्पोर्टेंट क्यों है। ऐसा वाला कैसे हंटर में ये प्ले थिंग इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई जो इसके एक एक बाल की वैल्यू 1 मिलियन से ज्यादा है। आस पास के लोग और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं इस बात को सुन के कि भला कैसा हंटर है जो कि इससे नहीं जानता। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि अभी भी अनकॉन्शियस थी कि कैसे इसका कोड ने वेलकरी है और करंटली एक एस रैंक हंटर है और उनकी पूरी कंट्री में मोस्ट फेमस हंटर में से एक है। और जितना ये स्किल्ड है एज अ हंटर उतनी ब्यूटीफुल है एज अ ह्यूमन। यहाँ तक कि इनकी कंट्री के अंदर जो फैशन है वो इसी के थ्रू डिफाइन किया जाता है। ये मॉडल है इंडस्ट्री के अंदर, जहाँ क्लोथिंग, प्राइस, ज्वेलरी, कोई भी चीज जिसको ये हाथ पे लगाते वही चीज सबसे ज्यादा बिकने लग जाती है। जहाँ सारी चीज चल रही थी, जहाँ बेसिकली आप समझ सकते हो ये सबसे फेमस ब्यूटीफुल मॉडल है जो एक सेलिब्रिटी है काइंड ऑफ इनकी कंट्री के अंदर। लेकिन एचिडना को पता था कि एक रुकी को ये सारी बातें बताने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए वो बाबूमेट को एक धमकी देती है कि या तो तुम नए हंटर हो तो मैं तुमसे सीधे सीधे पैसे मांग रही हूँ, वरना मैं तुम्हारा हंटर का लाइसेंस कैंसिल करा दूंगी, तो अपना करियर तो भूल ही जाओ। और बड़ा दिल दिखाते हुए एचिडना यहाँ तक कहती है कि इतना पैसा तुम एक बार में नहीं दे सकती तो तुम इंस्टॉलमेंट में भी ये काम कर सकते हो या फिर उसे अपनी बॉडी इन लोगों को देनी पड़ेगी। और बाबूमेट को गूज़बम्प आ जाते हैं क्योंकि एक काइंड ऑफ हिस्ट्री रिप्ले होती है उसकी आंखों के सामने। जब वो बाहर ह्यूमन बन के आया था तो डॉक्टर ने उसके साथ ठीक ऐसा ही किया था, उसके ऊपर काफी बड़ा कर्जा चुका दिया था जिसकी वजह से उसको लगातार काम और मजदूरी करनी पड़ी थी और इसलिए बाबूमेट उस ट्रॉमा को वापस नहीं झेल सकता था। और यहाँ वो दिमाग लगाता है, वो कहता है कि तुम पागल समझ रखा है मेरे को, अगर तुम्हें सही में ब्लेम करना ही है तो उस पर्सन को ब्लेम करो जो कि इस चीज का इंचार्ज है, क्योंकि इसने खुद ही थोड़ी देर पहले कहा था कि मिस्टर मा काफी केयरलेस थे। और दूसरा ब्लेम जाना चाहिए उस पर्सन को जिसने कितनी तेज किक किया कि यहाँ पे बाबूमेट आके गिर गया, यानी कि हंटर ग्रिफिन जो कि यहाँ पर आ चुका था अभी तक। जब आसपास के लोगों की फुसफुसाहट से समझ पाते हैं कि जो ग्रिफिन है वो भी एक बहुत पावरफुल गिल्ड का पार्ट है जिसका नाम है नेबुला गिल्ड और ये लोग उनके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। और चीटना समझ जाते कि अब सिचुएशन उसके हाथ से बाहर जा रही है और इसलिए ग्रिफिन से पूछती है क्या ये बात सही है जो कि बाबूमेट कह रहा है और कैसे पूरी चीज एक एक्सीडेंट थी एक फ्रेंडली मैच के बीच में। लेकिन एचिडना अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी और वो कह रही थी कि कैसे इन लोगों को पैसा तो भरना ही पड़ेगा। और जब यहाँ पे कोई रास्ता ना निकलते हुए देखकर मिस्टर मा बीच में आते हैं और कहते हैं कि आपकी जितनी भी नुकसान की जिम्मेदारी है वो हम लोग लेते हैं एंड ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैश में यहाँ पे कंपनसेशन नहीं दे सकती, तो इसलिए वो कहते हैं कि क्यों ना आपको एक एक्सक्लूसिव पास दे दे टावर का, यानी जहाँ पे सिर्फ आपका हक होगा रेड करने का। जब हमें अभी सिस्टम को भी एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे इस वर्ल्ड के अंदर ठीक सोल लेवलिंग की तरह ही कुछ टावर ऐसे गिल्ड्स को दे दिया जाता है जहाँ पे सिर्फ उन्हीं के हंटर जा सकते हैं और एक काफी बड़ा सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, क्योंकि अगर टावर को क्लियर ना किया जा सके, अगर फाइनल बॉस को मारे बिना, तो जो मॉन्स्टर्स है लो लेवल के वो लगातार वापस से आते रहते हैं, उनको लगातार मार के काफी सारी चीजों को ऑब्टेन किया जा सकता है, बेसिकली इनफाइनाइट मनी ग्लिच। और इस पूरे टाइम में अगर कोई दूसरे हंटर या फिर गिल्ड के लोग यहाँ आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए तो उन्हें जो भी चीज मिलेगी उसे काफी बड़ा पोर्शन उस गिल्ड को देना होगा जो कि इसके ऊपर एक्सक्लूसिव पास लेकर बैठा है। ऑब्वियसली इस सिस्टम को लेकर काफी लोगों ने हो हल्ला भी किया था क्योंकि काइंड ऑफ अनफेयर है मोनोपोली करना, लेकिन किससे फर्क पड़ता है, ये वर्ल्ड में तो अनफेयर ही है। और प्रेजेंट में यानी कि मिस्टर मा कह रहे थे कि एक ऐसा टावर ने देंगे जो कि पिछले 1.5 साल से क्लियर नहीं किया गया है और आने वाले 1 साल के लिए एक्सक्लूसिव पास यहाँ पर सिर्फ इनकी गिल्ड को मिल जाएगा। जहाँ एचिडना अब इस बात सुने खुश तो काफी थी, लेकिन फिर भी वो सीधे हाँ कहने के लिए कहती है कि मैं क्यों ना अपने मेंबर से एक बार बात कर लूं, डिस्कस कर लूं, जो बेसिकली एक टैक्टिक होती है नेगोशिएशन करते वक्त। दूसरी तरफ मिस्टर मा जिनको की पहले क्लियरेंस लेनी पड़ती है अपने अपर लोगों से, यानी कि उनके ऊपर के ऑफिसर्स थे, वो जानते थे कि ये टावर ऐसा है जिसको अगर उन लोग को देंगे भी तो उन्हें कोई नुकसान नहीं है। वही दूसरी तरफ एचिडना भी कुछ सोचकर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। मिस्टर मा
कली को भी हम काफी खुश होते हुए देखते हैं, जैसा ऐसा लग रहा था कि अपने माथे का बोझ किसी और को दे रहे हैं। जहाँ सारी चीजें हो जाती हैं उसके कुछ देर बाद उस ब्लॉन्ड हंटर को फाइनली होश आता है। उसे अभी के लिए तो चीजें एक्सप्लेन नहीं की जा सकती कि यहाँ पे क्या हुआ था, इन्हें बाद में बताया जाएगा। लेकिन जाते जाते हम वेलकरी को बापू हॉमिट की तरफ देखकर आंख मारते देखते हैं, जिसको देखकर तो बापू हॉमिट और ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर बोला ये क्या चीज है। जब मिस्टर मा ग्रिफिन और बाकी लोग से माफी मांगते हैं और फाइनली वो लोग यहाँ से जाते हैं। जहाँ जाते वक्त बापू हॉमिट यानी कि मीनू मन में सोच रहा था कि एक ऐसे हंटर से आज मिला जो पैसे को लेकर पागल है, शायद इस दुनिया में हर तरीके के हंटर है। लेकिन उसे अभी समझ में नहीं आ रहा था कि जो फॉरनर गर्ल थी यानी कि वेलकरी, उसने उसको देखकर आंख क्यों मारी वाला। क्या वो एक इशारा था आने वाली फाइट के लिए? क्या वो उसको ललकार रही है एक युद्ध के लिए? क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या कोई नया तरीका इस वर्ल्ड के अंदर फाइट का साइन देने के लिए? लेकिन जहाँ सारे मन के अंदर ये सारी बातें चल रही थी, इसी बीच पीछे से एक हाथ आता है जो कि मीनू के हाथ में बना हुआ बैट को छीन लेता है। और हम देखते हैं चीज कोई और नहीं बल्कि ग्रिफिन ने किया था, जो उसे कह रहा था कि तुम कितने वीक हो, तुम्हें तो मेरी प्रेजेंस तक का पता नहीं लगा। लेकिन ऐसे में तुमने उस मैच के दौरान मेरा ब्लू बैंड कैसे चुराया? और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उस फ्रेंडली मैच का, जहाँ पे बेसिकली जब मीनू जमीन पे गिरा था तब ग्रिफिन नोटिस करता है इसके हाथ से उस ब्लू बैंड को छीन लिया था बापू मेट ने, और इसीलिए उस मैच को यहाँ पे ग्रिफिन ने खत्म किया था, जो कपड़ा इस समय तो स्विमिंग पूल पे पड़ा हुआ है। और यहाँ प्रेजेंट में बापू मेट ग्राफिन को कहता है कि तुम बेसिकली वहाँ पे काफी हल्के मुझे ले रहे थे और एक तरीके से इन्विटेशन था उस ब्लू बैंड को चुराने का, तो मैंने ऐसा ही किया। जब ग्रिफिन इस बात को सुनकर समझ जाता है कि ये कोई नोविस हंटर नहीं है यानी कि रुकी, ये एक्सपीरियंस बंदा ही कह सकता है। और इसलिए ग्रिफिन काफी सीरियस होके यहाँ पे बापू मेट की आंखों में आके डालकर पूछता है तुम रियल में कौन हो? लेकिन बापू मेट यहाँ ग्रिफिन से कुछ और ही पूछता है कि तुमने मुझे सिंगल आउट करके बुलाया था, तुम्हारा कुछ पर्सनल पंगा है मेरे से, है ना? और मीनू को लग रहा था कि शायद उसने उस बंदे का यानी कि विलन का नाम लिया है जिसने उसके बड़े भाई को मारा है, इसलिए बंदा उससे बदला ले रहा है। और कितना इमोशनल होना सही है इस वर्ल्ड के अंदर। और इन सब चीजों के बीच में फाइनली हम ग्रिफिन के इमोशन को बाहर आते देखते हैं, जो कि कहता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई को किसने मारा, वो एक स्कमबैग था, मैं उसका कोई बदला नहीं ले रहा। मुझे तो सिर्फ एक ऐसा पर्सन चाहिए था जिसके ऊपर मैं अपना गुस्सा निकाल सकूं। और इस बात को सुन के बापू मेट पहले तो कुछ सोचने लगता है और फिर ग्रिफिन की तरफ देखकर धीरे से कहता है क्या तुम इसलिए गुस्सा हो कि तुम अपने भाई को नहीं मार पाए और उससे पहले बापू मेट ने वो काम कर दिया? जब ग्रिफिन इस बात को सुन के एकदम से शॉक सा हो जाता है, लेकिन बापू मेट यहाँ पे ग्रिफिन का एक्सप्रेशन देख के समझ जाता है कि उसने जो सोचा वो बिल्कुल सही है। और इस सारे कंक्लूजन पे बापू मेट तब पहुंचा क्योंकि उसने ये बात पहले काफी बार कही थी कि कैसे ग्रिफिन शायद अपने भाई का बदला ले रहा है, लेकिन ऐसा करने पे भी ग्रिफिन के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया था। लेकिन जब अपने भाई के बारे में खुद बात कर रहा है यानी कि स्कमबैग के बारे में यानी कि रेवन के बारे में, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ये किलर साइन है हेट्रेड का। जब इसी तरह की बात इनकी में थोड़ी सी और चलती है और ग्रिफिन जब देख लेता है कि यहाँ पे बापू मेट अपना दिमाग बना चुका है, तो उसे एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है जो ब्लड लस्ट यानी किलिंग इंस्टिंक्ट मैंने फील की थी उस मैच के एंड में, उस तरह की चीज को सिर्फ दो ही जगह पे फील किया जा सकता है, एक तो डंजन के अंदर या फिर किसी टावर के अंदर, और वो भी कोई नॉर्मल मॉन्स्टर से नहीं बल्कि एपेक्स प्रेडेटर से। लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ह्यूमन के अंदर इतनी ज्यादा ब्लड लस्ट हो यानी किसी को मारने की इंस्टिंक्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी डिमोनिक बास्टर्ड के अंदर से आ सकती है? और यहाँ ग्रिफिन को लगता है उसके क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर है, उसके सामने जो पर्सन खड़ा है वो एक डिमोनिक बीस्ट एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। इस बात को सुन के यहाँ पर बापू मेट हंसने लग जाता है क्योंकि वो काफी इम्प्रेस हो चुका था इस बंदे से, ठीक इसके बड़े भाई रेवन की तरह ही। और वो जवाब देता है कि चलो 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मैं एक डीमन हूँ, या फिर चलो यही कहते हैं मैं हूँ एक डीमन, तो भला तुम क्या उखाड़ लोगे? जब ग्रिफिन कहता है एज अ हंटर अगर ये चीज किसी को पता लगती है तो उसे उस डीमन को तुरंत एक्सटरमिनेट कर देना चाहिए यानी कि इसको खत्म कर देना चाहिए। जब बापू मेट यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था और इसलिए वो ग्रिफिन के कॉलर को पकड़ के कहता है इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि हम दोनों ऐसे नाव में सवार हैं जहाँ दोनों एक दूसरे को मारना चाहते हैं, तो मैं वेट करूंगा उस दिन का जब तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी तुम मुझे एक्सपोज कर सको पूरे वर्ल्ड के आगे और मेरा सामना कर सको। लेकिन ये चीज मत बोलना कि तुम्हें उसके लिए काफी स्ट्रांग होना पड़ेगा, इतना स्ट्रांग कि तुम मुझे रियल में हरा सको, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम भी मारे जाओगे मेरे हाथों। वही इवेंट यही खत्म होता है और अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ पर मिस्टर मा को बापू मेट के साथ देखते एक नई एरिया में जाते हुए, जहाँ बेसिकली यहाँ पे रहने के लिए घर दिया जा रहा है मिस्टर मा के द्वारा, जो कि उनके अकॉर्डिंग एक फ्रेंडली और स्पेशियस गार्डन के से बना हुआ एक बड़ी सा घर था जहाँ पे वो खुले हवा की सांस ले सकता है।
एक ऐसा ट्रेडिशनल हाउस जो पूरी कोरिया में कहीं नहीं मिलेगा उसे, जो बेसिकली खंडर था। जब मिस्टर मा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये काफी बुरा रिएक्शन आएगा ये सब जगह को देख कर कि काफी बेकार और घटिया जगह है और इसके लिए उसने पहले से एक आंसर प्रिपेयर करके रखा था, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है क्योंकि बापोमेट को जगह पसंद आई थी काइंड ऑफ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो इस जगह को साफ सुथरा कर सकता है और यहाँ पे शांति है तो यहाँ पे रहना भी उसे पसंद आएगा जरूर। मिस्टर मा को रिएक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, यहाँ तक कि उन्हें पूछ लेते हैं कि आके तुम मुझसे कंप्लेंट क्यों नहीं करे इस जगह को लेकर कि मैं तुम्हें सियोल के इतने कॉर्नर पर लेकर आया हूँ रहने के लिए, जहाँ इस वर्ल्ड के अंदर हर एक हंटर एक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग के अंदर रहना चाहता है, एक पेंट हाउस में जहाँ उसे साइड लग्जरी मिले। लेकिन यहाँ पे मिस्टर बापोमेट का मानना था कि ऊंचे टावर्स में रहने से उसे ट्रैप्ड जैसा फील होता है, उसे सफरिंग होती है। चाहे मामला यहीं सेटल हो जाता है। वहीं पे अब मिस्टर मा पूछते हैं कि ओरिएंटेशन फाइनली खत्म हो गई थी तो उसने ऐसी कोई चीज नोटिस की जो काफी अजीब थी, जहाँ पर बापोमेट कहता है ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ था, लेकिन रियलिटी में ग्रिफिन पूरे टाइम पीछा कर रहा था और बापोमेट के ऊपर नजर बनाए रखा था, यहाँ तक कि वो बाथरूम में उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। लेकिन ये चीज बापोमेट अपने तक ही रखता है। वहीं पे हम देखते हैं पास के एक पड़ोसी से एक दूसरे पड़ोसी से बात करते ही कैसे एक यंगस्टर बंदा इस घर में रहने के लिए इतने सालों बाद जो इतने सालों से खाली पड़ा था, और ये पड़ोसी कहते कि अच्छे से इस यंगस्टर का यूज करना चाहिए। जब बापोमेट को लगता है एक पल के लिए कोई से दूर से देख रहा है, लेकिन जब उस डायरेक्शन में देखता है तो उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वही मिस्टर मा अब यहाँ पे एक नया असाइनमेंट देते हैं जो कि यहाँ पे खास इसी के लिए बनाया गया था, यानी कि इस काम को जो कि रोग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है, इसको बापोमेट को करना होगा। जब हमें पता लगता है ओरिएंटेशन की ठीक बाद जो नए हंटर्स होते हैं उनको ग्रुप ऑफ 4 के अंदर एक मेंटर के साथ भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, ताकि उन्हें कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिल सके, वो भी कम खतरे के साथ। और यहाँ जो इनकी टीम का मेंटर है इसी को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने का काम यहाँ पे बापोमेट को दिया गया है, जहाँ हम उसको देखते भी हैं जब प्रेजेंट में यहाँ बापोमेट उस टीम को ज्वाइन करता है। लेकिन यहाँ मिस्टर मा ने उसे क्लियरली बताया था कि यहाँ पर उस मेंटर को उन्हें मारना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है, जहाँ पे ड्राइव हंटिंग नाम की एक कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है, जहाँ बताया जाता है कि एक रियल चीज होती है जहाँ पर किसी जानवर को मारा नहीं जाता बल्कि उसे कॉर्नर में इस तरह से फंसा दिया जाता है क्या वो जब चाहे तब उसे हंट कर सकते हैं। और यहाँ जो मेंटोर है उसके ऊपर भी कोई बंदा है जो कि पपेट की तरह से यूज कर रहा है, और इन्हें उस मास्टर माइंड तक पहुंचना है इसका यूज करके, जो इस पपेट को एक कोने में फंसा देंगे ताकि उसे भागने का कोई रास्ता ना मिले। अल्टीमेटली हम उस मेंटर को भी देख पाते रियल टाइम में। वही दूसरी तरफ पास पे मिस्टर मान ने एक्सप्लेन किया था कि इनको बेसिकली उस बंदे के ऊपर ऑब्जर्वेशन बनाए रखनी है ताकि उसके बॉस को ये लोग कैच कर सके और उसके खिलाफ एविडेंस जमा कर सके, क्योंकि जैसे ऐसा हो पाएगा वो उसे प्रोसिक्यूट कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए यहाँ पे इस बॉस को यानी कि बापोमेट को उस मेंटोर को जिंदा पकड़ना होगा। न इस बात को सुन के फाइनली बापोमेट स्माइल करता है क्योंकि उसका कहना था कि उसे बस जिंदा ही तो रखना है, वो चाहे तो उसके हाथ पर अलग कर सकता है टॉर्चर करते वक्त। लेकिन प्रेजेंट में भी वो यही सोच रहा था कि आखिर उस बंदे के क्लोज कैसे जाए ताकि उसका भरोसा जीत सके। वही हम देखते हैं बापोमेट यानी कि मीनूचा के दूसरे मेंबर्स को भी उस टीम के अंदर जो कि डी गेट के अंदर जा रहे थे, जो कि मास्टर यानी कि मेंटोर की गाइडेंस के अंदर यहाँ पे सारी चीजों को करेंगे, जिसका नाम है कॉर्ट्स। जहाँ डी क्लास गेट के सामने खड़े होकर ये न्यू बॉय थोड़े से हेजिटेट भी कर रहे थे अंदर जाने से। आफ्टर ऑल ये लोग अभी एफ क्लास हंटर जो ठहरे और ऊपर से ने कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिनका मेंटर बताता है कि कैसे जो डी क्लास गेट है वही मिलता है एफ क्लास के हंटर को भी, क्योंकि यही मिनिमम पॉसिबिलिटी है। और उसके पीछे काफी स्पेसिफिक और लॉजिकल रीजनिंग भी है। जो भी ई क्लास या एफ क्लास के गेट होते हैं उनके अंदर जो मॉन्स्टर पाए जाते हैं उनको मिलिट्री वेपन के थ्रू ही खत्म किया जा सकता है, तो इसी वजह से किसी भी हंटर की वहाँ जरूरत ही नहीं पड़ती। जब हम देखते मीनू को भी ये चीज पहले से पता थी, या ऐसा कहे उसे मिस्टर मा ने चीज बताई थी, या ऐसा कहे उसे डरा धमका के याद करवाई थी जबरदस्ती। जहाँ पे बाकी के मेंबर्स का ध्यान भी बापोमेट के ऊपर चला गया था, जहाँ पे हम देखते हैं बंदा काफी कॉन्फिडेंट है, सभी को कहता है अगर हम मिलके करें काम टीम की तरह तो फिर हम बहुत इजीली इस डी गेट को भी आराम से क्लियर कर सकते हैं। और इससे पहले इनका मेंटर इन्हें गाइड करता अंदर जाने के लिए। वो यहाँ पे बापोमेट से पूछता है कि अगर इसका वेपन कहाँ है, जहाँ पे बापोमेट इशारा करता है अपने फीस्ट की तरफ, तो उसका हाथ ही उसका वेपन है। वही सेम गेट पे हम कुछ और हंटर्स को भी एंटर करते हुए देखते हैं, जब बापोमेट को याद आता है कि वही पर्सन थे जो कि ओरिएंटेशन क्लास में उसे उल्टा सीधा बोल रहे थे उसके नाम को लेकर। वही दूसरी तरफ गेट के अंदर हम बहुत सारी एक्टिविटी होते हुए देखते हैं जो इसके लिए लोग वहाँ पर गए थे। वहीं पे जो मेंटोर था वो इन सभी को ऑब्जर्व कर रहा था काफी क्लोज से। जब हम अलग अलग न्यू भी हंटर को देखते हैं
जहाँ पे कोई पावरफुल था एक्शन करने में लेकिन क्लमजी था ऑब्जर्वेशन स्किल में, तो कहीं पे किसी की वेपन उसकी मास्टरी काफी बढ़िया थी लेकिन उनके टैक्टिक्स काफी गलत थे। और एंड में आता है अपना बाप होमेट जो कि सभी अटैक्स को मास्टर को इस तरह से डील कर रहा था जैसे कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक कि काफी क्रेजी भी था किसी भी न्यू भी हंटर के लिए ऐसा करना। यहाँ तक कि लो लेवल मॉन्स्टर को तो वो ऐसे निपटा रहा था जैसे कि उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात ना हो। उसे चिंता इस बात की थी उसका हाथ वापस से गंदा हो गया सब काम करने में। और इस पॉइंट पे इस मेंटर के थ्रू ही हमें इरेगुलर की कॉन्सेप्ट को भी बताया जाता है, यानी कि ऐसे हंटर्स जो कि न्यू अवेकन तो होते हैं लेकिन उनकी रॉ पावर उनकी स्किल इतनी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है जो रेगुलर हंटर से काफी अलग होते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऐसा इरेगुलर जो इतना ज्यादा स्किलफुल और काम हो एक्शन के अंदर ही काफी डिफिकल्ट है। तो इस पॉइंट पे बाप मोमेंट का ध्यान भी इस मेंटर की तरफ जाता है जो किसी तरफ देख रहा था और यहाँ पे बाप मोमेंट काफी ऑकवर्डली फोर्स स्माइल देता है जहाँ से ऐसा करने के लिए मिस्टर मा ने कहा था ताकि वो एक अच्छा इंप्रेशन बना सके। और इसके थोड़ी देर बाद ही इनका आज का इवेंट यहीं खत्म हो जाता है जहाँ पे मेट्रो काफी खुश था कि इनके किसी भी पार्टिसिपेंट को या मेंबर को ज्यादा ऐसी चोट नहीं आई थी। जब मेंटर बाकी सभी हंटर्स को कह रहा था कि कैसे इन लोगों को ऐसे अभी रेगुलर करते रहना होगा ताकि ये लोग और भी ज्यादा एक्सपीरियंस ले पाए। मेंटर ने लगातार फीडबैक देगा और गाइडेंस देगा उन्हें इम्प्रूव करने के लिए। और दूसरी तरफ बाप होमेट के लिए चीजें बोरिंग थी। बाप होमेट को कोई पावरफुल डीमन चाहिए था ताकि वो सेटिस्फाई कर पाए उससे फाइट करके। इस बात को सुन के मेंटर यहाँ पर सभी बॉडीज को जो कि उन मॉन्स्टर्स की पड़ी थी आसपास उन्हें एक जगह इकट्ठा करने के लिए कहता है और अपने इन सभी पार्टिसिपेंट को समझाता है कि एक बॉस कैसे आता है किसी की गेट के ऊपर। इसके दो रीजनिंग दिए गए थे, जहाँ पहला था कि या तो सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ खत्म कर दिया जाए पूरे गेट के अंदर तो उस केस में जो बॉस है वो अपेयर हो जाएगा, या दूसरे केस में यहाँ पे इतनी ज्यादा स्मेल क्रिएट की जाए उस मॉन्स्टर ब्लड का यूज करके कि उसको सूंघ कर किसी तरीके से बॉस उस जगह पर आ जाए। अच्छा होता भी ठीक ऐसा ही है। हम उस मॉन्स्टर बॉस को यहाँ अपेयर होते हुए देखते हैं इस डी रैंक गेट का, जिसको देखकर न्यू भी तो थर थर कांपने लगते हैं। लेकिन बाप मोमेंट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते उस डरते हुए हंटर को एक लात मार के साइड करते हुए, जहाँ बाप मोमेंट किसी और का पड़ा हुआ वेपन उठा लेता है। जहाँ दूसरे हंटर भी समझा देते कि कैसी खुदकुशी है और किसी और का वेपन यूज कोई और नहीं कर सकता वरना उसकी एबिलिटी खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि मेंटर भी समझाने की कोशिश करता उससे पहले ही बाप मोमेंट अपने एक्शन को पूरा भी कर चुका था। जब सभी को लगता है कि अब बाप मोमेंट नहीं बचेगा, वहीं दूसरी तरफ बाप मोमेंट मॉन्स्टर के ठीक टॉप पर था और अगले पल उसकी जमीन पे लैंड करने से पहले ही वो मॉन्स्टर दो हिस्सों में बढ़ जाता है। जब बाप मोमेंट एक क्रेजी स्माइल के साथ इन लोगों की तरफ देख रहा था कि देख लो बेटा मैं कितना पावरफुल हूँ। और इसी पॉइंट पे आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी यही ओवर करते हैं। जाने वाले टाइम में हम आई वॉज द फाइनल बॉस के ऊपर आने वाले रिस्पॉन्स को देखकर और भी ज्यादा वीडियोस लेकर आएंगे। साथ ही अगर आपको ये वेबटून जल्दी खत्म करनी है तब इसके इंग्लिश वर्जन को भी पढ़ सकते हैं ऑफिशियल ऐप से। अगर आपके पास कोई रिकमेंडेशन है किसी बढ़िया मांगा मानवा या एनिमे के एक्सप्लेनेशन को लेकर तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं दूसरे एनिमे या मांगा की प्लेलिस्ट को जो कि हमने पहले से कवर कर रखे हैं। तब मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में।